ईश्वर चंद जो कि दिल्ली में रहा करते हैं, वे बेहद ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति हैं। वे एक शॉपिंग मॉल में काम किया करते हैं मैनेजर के तौर पर। वहां पर अच्छी तरह से उनका काम चल रहा था, तभी उन्हें एक और शॉपिंग मॉल जो कि नोएडा में था उसमें से ऑफ़र आता है जॉब के लिए और कुछ पैसे उसके बढ़ाए जा रहे थे। तो वह सोचता है कि चलो ठीक है, काम तो करना ही है, बच्चों की भी पढ़ाई चल रही है तो वहाँ पर नौकरी कर लेते हैं। उसके बाद ईश्वर चंद जो दिल्ली के रहने वाले थे वो उस शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, नोएडा वाले में काम करने के लिए। वहाँ पर बड़ी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन जैसे ही 4-5 दिन उन्हें काम करते हुए होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। वहाँ का जो स्टाफ था वो सभी सामानों में मिलावट किया करता, उनको दोबारा से ब्रांडिंग किया करता लोकल सामान को खरीद कर, और उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से टैक्स की चोरी भी की जा रही थी। अब जैसे ईश्वर चंद को ये सभी बातें पता चलती है तो वो सभी बातों पर रोक लगा देते हैं, और इस बात को देखकर पूरा स्टाफ भी उनसे नाराज़ हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से सरकार का टैक्स चोरी हो। और मिलावट करने की वजह से कई बच्चे बीमार हो रहे थे। जो दूध के प्रोडक्ट आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, उन सभी में शॉपिंग मॉल वाले मिलावट करते हैं और उसके बाद दोबारा से उनकी ब्रांडिंग करके उनको दोबारा से सेल कर देते हैं। कई बार एक्सपायर फूड प्रोडक्ट को दोबारा से डेट डालकर और उस शॉपिंग मॉल के अंदर बेच दिया जाया करता, और जो शॉपिंग मॉल के पुराने एम्प्लॉयज थे वो उसमें से चोरी भी किया करते थे, और उस चोरी को दाबने के लिए वो लोकल सामान को लाकर उसे रीब्रांडिंग करके और उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बेचने के लिए रख दिया करते थे। अब इसके बाद जो ईश्वर चंद जी थे वो इन सभी चीज़ों को रोक लगा देते हैं, तो इस वजह से जो शॉपिंग मॉल था वो घाटे में चलने लगता है, क्योंकि पहले वो 5-6 लाख रुपए के फायदे में चला करता था, लेकिन तब से ईश्वर चंद जी वहाँ पर आए थे तो प्रॉपर उनको टैक्स देना पड़ता था, और जो उनकी मिलावट वाला सामान थे वो भी उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बेचना बंद हो गए थे। तो ये बात जैसे मालिक को पता चलती है तो वो बहुत ही परेशान होते हैं, क्योंकि उनके कई सारे शॉपिंग मॉल थे एनसीआर के अंदर, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, इन सभी जगहों पर। तो वो सोचते हैं कि भाई इस वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ऐसा क्या हुआ जो यहाँ की हमारी सेल काफ़ी कम हो गई है और ये मॉल लगातार घाटे में चल रहा है। उसके बाद जो शॉपिंग मॉल का मालिक होता है वो वहाँ पर विजिट करने के लिए आता है और वहाँ आकर पूरे मामले को समझने लगता है। अब जो और पुराने वर्कर थे वो उन्हें बताते हैं कि इस तरह से हम टैक्स चोरी किया करते थे और इन्होंने आकर टैक्स चोरी बंद कर दिया है, और कुछ लोकल सामान भी अपने सामान के साथ बेचा करते थे ताकि उससे हमें कुछ फायदा हो सके और शॉपिंग मॉल को कुछ फायदा हो सके। वहाँ पर और थोड़ी बहुत देर बातें करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो ईश्वर चंद जो नए मैनेजर आए हैं उनकी वजह से हो रहा है। वह उनको बुलाते हैं और बुलाने के बाद उनसे कहने लगते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जैसा चल रहा है उसे चलने दो, आप इस काम में दखल अंदाजी मत कीजिए। उसके बाद जो ईश्वर चंद है वो उनसे साफ साफ बोल देते हैं कि मैं नहीं देख सकता ये सभी चीज़ें जो आप कर रहे हो, सरकार के टैक्स को ही तो बचा रहा हूँ, ऊपर से आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से कई बच्चे बीमार होते हैं, और इसकी शिकायत लेकर कई पेरेंट्स इस शॉपिंग मॉल में भी आए हैं। उसके बाद इस चीज़ का जवाब तो मुझे ही देना होगा ना, अगर मैं यहाँ पे मैनेजर रहूँगा तो मैं इन सभी चीज़ों को नहीं देख सकता, मेरे होते हुए आप ये सब चीज़ नहीं कर सकते। उसके बाद मालिक नाराज़ हो जाते हैं, और नाराज़ होने के बाद ईश्वर चंद को सभी स्टाफ के सामने बेइज्जत करके वहाँ से जॉब से निकाल देते हैं। अब ईश्वर चंद इन सभी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि इसमें मैंने गलत ही क्या किया है, मैं तो मालिक का भला ही चाह रहा था ना, अगर उसके शॉपिंग मॉल में अच्छा सामान मिलेगा तो और भी लोग उसके पास आएंगे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया है। सभी वर्कर इस बात से बड़ा ही खुश होते हैं कि जिस मैनेजर ने सब कुछ बंद कर दिया था वो आज यहाँ से चले गए थे। अब उसके बाद वो शॉपिंग मॉल इसी तरह से चलता रहता है। जो ईश्वर चंद जी है वो अपने घर चले जाते हैं। उनके घर में उनकी पत्नी और एक बेटी और एक बेटा था। बेटा और बेटी पढ़ा करते थे, बेटी बड़ी थी, बेटी ने ग्रेजुएशन कर ली थी और ग्रेजुएशन के बाद वह यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। अब इसके बाद ईश्वर चंद जी अपने घर आते हैं, 2-3 दिन तक ऐसे ही गुमसुम से घर में रहते हैं और खाना पीना भी अच्छी तरह से नहीं खाते हैं। अब इस बात को जैसे उनकी बेटी देखती है तो वो एकदम से अपने पिता से पूछती है कि पिताजी आखिर बात क्या है, आप कई दिनों से काम पर भी नहीं जा रहे और देखने में लग रहा है आप बहुत ही ज़्यादा उदास हैं। उसके बाद ईश्वर चंद जी सारी बात अपनी बेटी को बताते हैं। कहते हैं कि बेटी मैंने ऐसे ऐसे टैक्स चोरी को रोका था, लेकिन हमारे मालिक ने मुझे बेइज्जत करके सभी लोगों के सामने धक्के मारकर शॉपिंग मॉल से निकाल दिया। अब इसके बाद जो ईश्वर चंद जी है वो दिन पे दिन बीमार पड़ते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा था इस बात का कि उन्होंने ज़िंदगी भर ईमानदारी से काम किया और ईमानदारी के ही ऊपर आज उन्हें धक्के मारकर इस तरह से नौकरी से निकाल दिया गया था। अब इस बात को देखते हुए उनकी बेटी कहती है कि पिताजी कोई बात
बात नहीं, आप इस चीज़ की चिंता मत लो। तभी उसके पिता कहते हैं कि बेटी चिंता किस वजह से नहीं करूं, पूरा परिवार है और परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसे ज़रूर से चाहिए, लेकिन अब मैं करूं भी तो क्या करूं, मेरी नौकरी तो छूट चुकी है और नौकरी छूटने की वजह से मैं बीमार भी रहने लगा हूँ। अब इस बात को जैसे उनकी बेटी सुनती है, उनका जो बेटा था वो भी छोटा था, तो वो कहती है कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लूँगी और उसके बाद घर का भरण पोषण करने के लिए पैसे मैं कमाया करूँगी। इसके बाद जो ईश्वर चंद जी हैं वो अपनी बेटी को गले से लगाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटी, अगर तुम्हें नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात है, वैसे मैं भी कोशिश करता रहूँगा, कोई ना कोई नौकरी मुझे ज़रूर मिल जाएगी। अब उसके बाद उनकी बेटी सोनिया एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। वो पढ़ी लिखी थी और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, तो इस वजह से उसको नॉलेज काफ़ी ज़्यादा थी और जैसे ही वो इंटरव्यू देती है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है और उसकी सैलरी 30,000 रुपये लगी थी। अब यह बात जैसे ही सोनिया अपने पिता ईश्वर चंद जी को बताती है तो इस बात को सुनकर वो बड़े ही खुश होते हैं और अपनी बेटी को शाबाशी देते हैं। कहते हैं कि बेटी ये तो बड़ी अच्छी बात है जो तुम्हें नौकरी मिल गई है, अब तुम अच्छे से काम करना और कुछ दिनों बाद मैं भी कहीं ना कहीं नौकरी पकड़ लूँगा। इसके बाद जो सोनिया थी वो उस कंपनी में काम करने लगती है। इधर उसके पिता उसी बात को सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते हैं, ना ही अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं और ना ही अच्छी तरह से नींद लिया करते हैं। तो इसी वजह से उनकी तबीयत ख़राब रहने लगती है और जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वो खाट में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको गम था इस चीज़ का कि उन्हें इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जत करके निकाल दिया गया है। अब यहाँ पर जो सोनिया थी वो उस कंपनी में काम कर रही थी, तकरीबन 20 दिन उसे काम करते हुए हो गए थे, लेकिन इस कंपनी का जो ओनर था वो उसके ऊपर गंदी निगाह रखने लगता है। वह उससे कहता है कि तुम मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ और उसके बाद तुम्हें इस कंपनी में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अब इस बात को जैसे नेहा सुनती है तो उसे साफ इनकार कर देती है। कहती है कि अगर तुम्हें अपनी कंपनी में मुझे काम करने से रोकना है तो तुम बेशक से बता दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं आऊँगी। मैं ईमानदारी से और मेहनत से अपना काम करूँगी और उसी के मुझे पैसे चाहिए, मैं इस तरह से पैसे नहीं कमा सकती। अब इस बात को लेकर जो उसका मालिक था वो बार बार उससे कहा करता है और इस बात से जो सोनिया थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। जैसे तैसे करके वो 1 महीना निकालती है, 1 महीने बाद उसे सैलरी मिल जाती है और जैसे उसे सैलरी मिलती है तो उसके बाद वह कंपनी जाना बिल्कुल से बंद कर देती है। सैलरी को घर वालों को देती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगती है। वह इस बात के बारे में सोचकर अंदर ही अंदर घुट रही थी, तभी उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है जिसका नाम था नेहा। नेहा उसकी कॉलेज टाइम से फ्रेंड थी और आज भी वो उसके साथ रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। अब नेहा को बातों ही बातों में वो पूरी बात बता देती है। नेहा जैसी इस बात को सुनती है तो नेहा उसे अपने घर बुलाती है। अक्सर वो पहले भी उसके घर चली जाया करती थी, उसके घर वालों को भी जाना करती थी, बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। नेहा के जो पिता थे उनका बहुत बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था और इसी वजह से उनके पास बहुत सारे पैसे हुआ करते थे। उसके बाद सोनिया नेहा के पास जाती है। वह नेहा के गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि नेहा शायद हो सकता है कि अब इससे आगे कुछ ना हो, क्योंकि जो सोनिया थी उसने अपना प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था और उसके बाद उसका मेंस और इंटरव्यू रह गए थे। अब उनकी तैयारी के लिए भी टाइम चाहिए था। इधर घर की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसके पिता भी रेगुलरली बीमार रहा करते हैं, वो एक तरह से खाट में ही रहा करते हैं। अब इन सभी मुसीबतों को वह नेहा को जाकर अच्छी तरह से बता देती है। अब नेहा सोनिया से कहती है कि बस इतनी सी बात है। उसके बाद नेहा सोनिया को अपने पिता से मिलाती है और उनको पूरी बात के बारे में बताती है। इस बात को जैसे ही नेहा के पिता सुनते हैं तो उन्हें बड़ा ही बुरा लगता है कि ईमानदारी की वजह से एक व्यक्ति का जीवन इस तरह से बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद नेहा के पिता सोनिया से कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम भी मेरी बेटी के ही समान हो और तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए अपनी तैयारी के लिए या फिर अपने घर का खर्च चलाने के लिए वो सारे पैसे मैं दे दिया करूँगा। तुम ऐसा करो, केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि उन्हें पता था दोस्तों की पढ़ाई क्या चीज़ होती है और जिस पढ़ाई को सोनिया कर रही थी उस पढ़ाई के बहुत ही ज़्यादा मायने हुआ करते हैं। इसके बाद नेहा के पिता सोनिया की पूरी मदद करते हैं, उसको पढ़ने के लिए कोचिंग के लिए भी पैसे देते हैं। इधर रेगुलर हर महीने उसके अकाउंट में सैलरी नुमा कुछ पैसे जमा करा दिया करते, जिन पैसों को सोनिया अपने घर भेज दिया करती और उन पैसों से उनके घर का खर्च चला करता है। अब नेहा और सोनिया दोनों मिलकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं। उनका मेंस एग्जाम आता है और मेंस का भी क्लियर हो जाता है सोनिया का। उसके बाद इंटरव्यू हुआ था और इंटरव्यू उनका
अच्छी तरह से क्लियर हो गया था। अब जो सोनिया थी उसको क्रेडिट मिलता है इनकम टैक्स ऑफिसर का। अब वह इनकम टैक्स ऑफिसर बन गई थी। उसके बाद वह ट्रेनिंग पर जाती है और जैसे उसके पिता को पता चलता है कि उसकी बेटी इनकम टैक्स ऑफिसर बन गई है तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। वो सोचने लगते हैं कि मेरी बेटी ने नौकरी करते हुए भी कितना अच्छा काम किया है, इतने अच्छे मुकाम को हासिल किया है। अब इसके बाद दोस्तों सोनिया अच्छी तरह से अपनी ट्रेनिंग को करती है और ट्रेनिंग को करने के बाद उसकी पोस्टिंग लखनऊ में हो जाती है। लखनऊ में वो बतौर इनकम टैक्स ऑफिसर ज्वाइन करती है और वहां पर अच्छी ही ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को निभाती है। पूरी मेहनत के साथ वो काम किया करती। हर जगह पर सोनिया का ही नाम हुआ करता। कहीं भी जहां पर टैक्स चोरी हुआ करता था वहीं पे जाकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया करती और अच्छी तरह से अपने काम को निभा रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है। उसको ज्वाइन किए हुए लगभग 3 साल हो गए थे। तभी अचानक से सोनिया को खबर मिलती है कि कुछ शॉपिंग मॉल हैं, उनके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स में कुछ मिलावट होती है और उस मिलावट के कारण कुछ बच्चे बीमार हो रहे हैं। लगातार इस चीज की शिकायतें आ रही हैं और उन शॉपिंग मॉलों से टैक्स भी बराबर नहीं आ रहा है। इसके बाद एक टीम का गठन होता है जिस टीम को लीड कर रही थी सोनिया। उसमें इनकम टैक्स वाले भी थे और साथ में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग भी थे। सभी लोग जाकर ऐसे मॉलों पर जगह जगह जाकर छापामारी करते हैं और छापामारी करते हुए वो नोएडा तक पहुंच जाते हैं। नोएडा में जाकर एक शॉपिंग मॉल के अंदर ऐसे ही वो छापामारी करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस मॉल के अंदर कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है। यहाँ पर लोकल प्रोडक्ट्स को लाकर उसकी रीब्रांडिंग करके उन्होंने तरीका निकाल लिया था जिस वजह से वो लोकल प्रोडक्ट्स की रीब्रांडिंग करके दोबारा से उनको सेल कर दिया करते थे और यहाँ तक कि कुछ एक्सपायर प्रोडक्ट्स को भी दोबारा से डेट डालकर उनको भी सेल कर दिया करते थे। अब इन सभी चीज़ों को जब सोनिया देखती है तो उसके बाद टैक्स डिपार्टमेंट को भी देखती है कि उन्होंने कितना टैक्स भरा है, कितने की उनकी सेल हुई है, कितने का सामान उन्होंने खरीदा है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये तो काफ़ी दिनों से टैक्स की चोरी कर रहे हैं। इसी वजह से पूरी टीम मिलकर उस शॉपिंग मॉल को सील कर देती है। सील करने के बाद वह वापस से अपने घर आ जाती है। 3 साल मेहनत करने के बाद अपना घर नोएडा के अंदर ही बना लिया था और वहीं पर अपने परिवार के साथ रहा करती थी। सोनिया सुबह सुबह अपने घर में चाय पी रही थी। तभी सुबह सुबह उसका दोस्त जो इंस्पेक्टर था कभी ना कभी ड्यूटी के दौरान वो उससे मिली थी। वह लड़का अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर उसके घर में आता है। उसके बाद नेहा उनको बिठाती है, चाय पानी के लिए पूछती है। वहां पर आने के बाद वह लड़का उससे कहने लगता है कि सोनिया तुमने जिस शॉपिंग मॉल को अभी अभी सील किया है उस शॉपिंग मॉल के मालिक हैं ये और मेरे अच्छे जानने वाले हैं। तुम ऐसा करो इनके शॉपिंग मॉल को छोड़ दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब उसके बाद सोनिया इस बात को सुनकर थोड़ी सी चिढ़ जाती है और वो अपने दोस्त से कहती है कि तुम यहाँ पर इसके हिमायती बनकर आए हो क्या। तो उसके बाद वो कहता है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे जानने वाले हैं। इनके स्टाफ ने वो गड़बड़ी कर दी है और शॉपिंग मॉल तो इनका है, घाटा तो इनका हुआ है। उसके बाद सोनिया उस मॉल के मालिक से कहती है कि आपको ये पता नहीं था कि आपके शॉपिंग मॉल से टैक्स चोरी हो रहा है। चलो मान लेती हूँ कि जो माल में गड़बड़ी थी वो आपके स्टाफ की वजह से हो सकती है, लेकिन आपको टैक्स को तो पता रखना चाहिए था ना कि आपका कितना टैक्स बनता है और आप कितना पे कर रहे हो। अब उसके बाद वह मालिक उससे बात ही कर रहा था। तभी सोनिया के पिता जो बाहर घूमने के लिए गए थे वो घर के अंदर आते हैं और जैसे ही वो घर के अंदर आते हैं तो सामने उस व्यक्ति को देखकर, जो व्यक्ति अपने मॉल को ओपन करवाने के लिए आया था, उसे देखकर ही उनकी आंखों में खून उतर आता है। अब जैसे ही वो व्यक्ति सोनिया के पिता को देखते हैं तो वो कहते हैं कि अरे ईश्वर चंद जी, ये आप ही के घर है क्या। उसके बाद वो कहता है कि हाँ ये मेरा ही घर है और जिससे तुम बात कर रहे हो ये मेरी ही बेटी है। उसके बाद सोनिया इस बात को देखकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वह अपने पिता से पूछती है क्या पिताजी आप इनको जानते हो। तो उसके बाद उसका पिता बताता है कि हाँ बेटी मैं इनको जानता हूँ, यही तो है वो जिनके टैक्स की चोरी को मैं बता रहा था इनको और इन्होंने मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया था। अब इस बात को सुनकर सोनिया और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो शॉपिंग मॉल के मालिक से कह देती है कि तुम्हारे शॉपिंग मॉल को मैं कोशिश करूँगी कि ज़िंदगी में कभी भी ना खोला जाए। तुम जैसे मक्कार और टैक्स के चोर को ये सजा तो बहुत कम मिली है, अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम वही व्यक्ति हो तो मैं तुम्हें अपने घर में भी नहीं घुसने देती। ऐसा कहकर वो उसे धुतकार कर वहां से भगा देती है। उसके साथ का जो लड़का था वो बार बार उससे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो उससे साफ बता देती है कि इसने जो काम किया है ना, इसकी वजह से मेरे पिताजी बीमार रहने लगे हैं और जो तुम अभी कह रहे थे ना कि इनको पता नहीं था, इनके स्टाफ ने गड़बड़ की थी, तो इस चीज़ का प्रमाण मेरे पिता है। मेरे पिता ने इनको साफ साफ
बताया था कि आपके शॉपिंग मॉल से टैक्स की चोरी हो रही है और आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जब उन्होंने इसको रोका था तो इसने उन्हें धक्के मारकर शॉपिंग मॉल से बेइज्जत करके निकाल दिया था। उसी वजह से मेरे पिताजी बीमार रहा करते हैं और यही कारण है जो मेरे पिताजी आज तक कहीं भी नौकरी करने के लिए नहीं गए थे। ऐसा कहकर वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। अब इसके बाद जो उसका पिता था वो एकदम से अपनी बेटी को गले से लगा लेता है और उसकी पीठ थपोड़ते हुए कहता है कि वाह बेटी वाह, शाबाश, आज तुमने मेरा सर और भी ज़्यादा ऊंचा कर दिया। ऐसा कहते हुए उनके पिता की आंखों में आंसू थे और जैसे इस बात को उसकी बेटी सोनिया सुनती है तो उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी सोनिया की, जिसने अपने पिता का बदला अनजाने में ही सही लेकिन इतनी अच्छी तरह से लिया, शायद कोई नहीं ले सकता था। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन और मिले आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियाँ आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।